जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज़ में, जिसमें लोग पॉलिटी कर रहे हैं। और यह अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का पूरा कंपाइलेशन है। और यह मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस पूरे सीरीज़ का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा। इसमें हम लोग 8वां टॉपिक आज करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस है। पहले का हम लोगों ने 7 टॉपिक कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। आप लोग जाइए, इसे चेक कीजिए। और इसके साथ ही हम लोगों ने विजय वाजराम एंड रवि का भी पूरा करंट अफेयर मतलब चल रहा है, उसका प्लेलिस्ट, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग उसे भी जाइए, चेक कीजिए। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और हमारा ये चैलेंज रहेगा कि हम जितना भी करंट या जितना भी मटेरियल डालेंगे, तो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो आप बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और जो भी हम लोग डालते हैं उसे टाइम टू टाइम आप लोग रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें। और जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपका एग्ज़ाम के लिए अच्छा होने वाला है। तो बस उसे आप रिवाइज़ करते रहें, देखते रहें, सुनते रहें। सुनने से भी लाभ होता है और आप लोग करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी लोग आपके जान पहचान में होंगे या सर्किल में होंगे जो इस बार UPSC प्री देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर का अच्छा खासा लाभ मिले और उनके भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होने वाला है। और शुरू करने से पहले फिर से यही अनुरोध रहेगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए, आज का हमारा टॉपिक यहाँ शुरू होने वाला। आइए टॉपिक, और ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ आ गया। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। इसमें पहला है मिशन कर्मयोगी। तो ये न्यूज़ में क्या हो रहा था? ऑन गुड गवर्नेंस डे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन लॉन्च एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी। अबाउट मिशन कर्मयोगी क्या है? तो मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेबिलिटी बिल्डिंग, एम एट बिल्डिंग a future-ready civil service with right attitude, innovative professional etc., skilled technology embedded, and knowledge allied to the vision of New India. New features launched on Mission Karmyogi platform क्या है? तो My I Got delivers targeted training course of individual officer. Blended program facilitate equitable access to training methodologies across all levels and integrates ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स विथ ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट। विकास क्या है? तो वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। क्यूरेटेड प्रोग्राम क्या है? तो केटर डाइवर्स लर्निंग नीड ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। 12 domain specified capacity building e-learning courses has been developed. Institution has been issued regarding acceptance of award by government servant from private bodies and institute in accordance with Rule 14 of Central Civil Service Conduct Rule 1964. Central Civil Service Conduct Rule 1964 govern the conduct of government employee in India. कर्मयोगी प्रारंभ क्या है? तो it is an online or orientation program under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. The program aims to provide all the necessary details related to government policies for newly appointed recruited through Rozgar Mela. It includes a set of 8 courses curated to help all Rozgar Mela appointee. It falls under the ambit of Mission Karmyogi. यहाँ पे गुड गवर्नेंस डे के बारे में देख लेते तो सिंस 2014 इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर इन ऑनर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी टू प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक efficient and transparent governance and improve service delivery. अगला 6 पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी। पहला है पॉलिसी फ्रेमवर्क, दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, चौथा है डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ई हार्म्स, और छठा है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI। न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू fill the vacancies in the Central Information Commission CIC and State Information Commission. About the right to information, RTI क्या है? तो RTI means that any Indian citizen can request any information which is supposed to be public knowledge from office or department of a state or central government. नोडल एजेंसी क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। की प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट 2005 क्या है? तो सेक्शन 2 क्लॉज H पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड क्या क्या? तो बाई
or under the Constitution, by any other law made by Parliament, state legislature, by notification issued or order made by the appropriate government, and includes any क्या तो body owned, collected or substantially financed or and non-governmental organizations substantially financed directly or indirectly by fund provided by the appropriate government. Section 6, Clause 1. A person who desires to obtain any information shall make a request in writing or through electronic means to the Central Public Information Officer (PIO) or State PIO. Section 7 fixes the time limit for providing informations by PIOs. Section 8, Exemption from disclosure of information. Exemption under RTI Act 2005. Section 24 of the RTI Act says that this law is not applicable to the intelligence and security organizations specified in the second schedule. However, information pertaining to allegation of corruption and human rights violations shall not be excluded. The second schedule includes under its ambit institutions like RAW, IB, CRAT in etc. Other exemptions under RTI Act 2005 include क्या क्या? तो Section 8 Clause 1 list of all the exemptions of the information referred table. तो देख लेते हैं यहाँ टेबल के अंदर क्या क्या है. तो whose disclosure would prejudicially affect sovereignty and integrity of India, security, strategic, scientific or economic interest of a state, relation with foreign state or lead to incitement of offense which may constitute contempt of court. अगला है that would cause a breach of legislative privilege. Next है received in confidence from foreign government. Next is available to a person in his feudatory relationship unless competent authority is satisfied that larger public interest warrant disclosure of such information. इधर है including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, disclose of which would harm competitive position of a third party unless competent authority is satisfied that larger public interest warrant disclosure of such information. The disclosure of which would endanger life or physical safety of any person, which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offender. Cabinet paper which come under satisfied exemptions, which relate to personal information, the disclosure of which has not relationship to any public activities or interest or which would cause unwanted invasion or the privacy. Section 8 Clause 2 information exempted under subsection 1 and Official Secret Act 1922 can be disclosed if the public interest is in disclosure outweighed the harm to the protected interest. यहाँ पर देख लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC क्या है. तो पहले ध्यान रखेंगे यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. फिर एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूटेड विथ एफर्ट फ्रॉम 2005 अंडर RTI Act 2005. अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई PM. टेन्योर क्या है? 3 साल और 65 साल ऑफ एज. कंपोजिशन क्या है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर ICs नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. फंक्शन क्या होगा? तो पावर ऑफ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ समनिंग, रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स etc. रिसीव एंड इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अंडर RTI 2005. अगला न्यूज़ है आधार. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रपोज्ड रूल्स टू इनेबल आधार authentication by entities other than government ministries and departments for better delivery of service to citizen. More in news में क्या है? तो at present Ministry of Department are allowed to undertake Aadhaar authentication under 2020 rules. It is allowed for purposes like in the interest of good governance, preventing leakage of public fund and enablement of innovation and spread of knowledge. Entities such as bank and telecom companies were allowed to perform authentication if UIDAI were satisfied with standard of privacy and security. Now it is proposed that any entity other than a Ministry of Department that desire to use Aadhaar authentication needs to submit its proposal to the concerned Ministry or Department at the central or state level. की टेक्नोलॉजी फीचर्स क्या है? तो बायोमेट्रिक बेस्ड डिडुप्लीकेशन, बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स BSPs,
presently operational, use physical image and additional biometric attitude attribute for deduplication along with 10 fingerprints and 2 iris. Biometric fraud detection. Biometric service provider BSP can currently detect mixed biometric wrong finger, no human finger, gummy finger, invested iris image and closed eye during enrollment. Constitutionality of Adhar Act. Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India. Adhar targeted delivery of financial and other subsidies, Benefit and Service Act 2019. Adhar Act was challenged before the Apex Court on the ground that it was passed as a money bill, thereby circumventing the upper house of parliament. In its K.S. Puttaswamy versus Union of India judgment 2018, टॉप कोर्ट अफर्म द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अठार एक्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है तो एक्ट वाज competently passed by parliament even though it was passed as a money bill. Act does not violate the fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19 and 21. Aadhaar would be mandatory for accessing social welfare scheme but it cannot be forced on people for opening bank account or for mobile and internet connection. यहाँ पे की फीचर्स ऑफ आधार देख लेते हैं तो यूनिकनेस इसमें क्या है तो इट इज़ अ 12 डिजिट यूनिक नंबर एंड नो रेसाइड कैन हैव अ डुप्लीकेट नंबर सिंस इट इज़ लिंक्ड टू देयर इंडिविजुअल बायोमेट्रिक. रैंडम नंबर क्या होगा डज नॉट कैप्चर डिटेल लाइक कास्ट रिलीजन इनकम हेल्थ जियोग्राफी ईटीसी. स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर. रेसिडेंट्स डाटा इज स्टोर्ड सेंट्रली एंड ऑथेंटिकेशन कैन बी डन ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री. टारगेटेड डिलीवरी क्या होगा तो आधार इज मैंडेटरी फॉर रिसीविंग सब्सिडरी और बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 7 एंड फिटिंग एंड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. प्रूफ ऑफ आधार एंड आइडेंटिटी क्या है तो इट सर्व्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप. इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर. द UID enabled bank account network will offer a secure and low cost platform to directly remit benefit to residents. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI क्या है तो पहला तो ये स्टेटरी बॉडी है. फिर जेनेसिस इसमें क्या हो जाएगा तो इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री. फंक्शन इसका क्या हो जाएगा तो टू इशू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIDI. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आधार इनरोलमेंट एंड ऑथेंटिकेशन इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल. Developing the policy, procedure and system for issuing Aadhaar number to individual, platform authentication and the security to identity of information and authentication record of individual. अगला है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग. तो न्यूज़ में क्या था द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैत्री हैज़ अमेंडेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी intermediary guidelines and digital media ethics code rule IT rule 2021. मोर इन न्यूज़ में क्या है तो एम इज़ टू इन्फोर्स ग्रेटर ड्यू डिलीजेंस बाय ऑनलाइन गेमिंग एंड सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स एंड फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस. द रूल एंड अमेंडमेंट्स ऑफ IT रूल 2021 हैव बीन ब्रॉट आउट अंडर सेक्शन 87 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. IT रूल 2021 were brought out for regulating social media intermediaries. की फीचर ऑफ द रूल्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग क्या है तो क्लास डिफिनीशन. ऑनलाइन गेमिंग मीन्स ए गेम दैट इज क्लियर डिफिनेशन में क्या है तो ऑनलाइन गेमिंग मीन्स ए गेम दैट इज ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट एंड इज एक्सेसिबल बाई अ यूजर थ्रू ए कंप्यूटर रिसोर्स और एन इंटरमीडिएटरी. ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएटरी OGI means an intermediary that enable the user of its computer resource to access one or more online games. Role of intermediaries क्या है to make a reasonable effort to not host, publish or share any online game that can cause the user harm or that have not been verified as a permissible online game by an online gaming self-regulatory body या bodies SRBs designated by the central government. The intermediary will also have to ensure that no advertisement or surrogate advertisement or promotion of an online game that is not a permissible online game is hosted on its platform. Additional obligation of OGI क्या है तो the amended rule cast additional obligation on OGI in relation to online gaming involving real money.
दिस इंक्लूड क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा द डिस्प्लेइंग ऑफ अ मार्क ऑफ वेरिफिकेशन बाई द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑन सच गेम्स। दूसरा है इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग देयर यूजर ऑफ द पॉलिसी फॉर विड्रॉवल और रिफंड ऑफ द डिपॉजिट। तीसरा हो जाएगा ऑब्टेनिंग द KYC डिटेल ऑफ द यूजर। एंड चौथा हो जाएगा not giving credit or enabling financing by third party to the user. Multi-SRB. The Maitri may notify multiple SRBs for the purposes of verifying an online game as a permissible one. An SRB should fulfill the following criteria. Palaga company registered under Section 8, not for profit entity of the Companies Act 2013. Representative of the online gaming industry promoting online games is in a responsible manner. Incorporates provision related to grievances redressal, arm's length principle, disclosure and reporting, and clear criteria for membership. Authority of SRBs. The SRB may categorize any game as a permissible game if it is satisfied that कौन सा point, तो पहला, the online game does not involve wagering on any outcome. Second, the OGI and the game comply with the rules and the requirement under law for being competent to enter into a contract currently at 18-year end. थर्ड हो जाएगा द OGI and the game complies with the framework made by the SRB regarding safeguard. Prohibition क्या हो जाएगा, तो ऑनलाइन गेम दैट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ गैम्बलिंग इंक्लूडिंग एड्स विल बी प्रोहिबिटेड. अगला टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया. न्यूज़ में क्यों था, तो recent findings suggest that the pendency in the Consumer Commission has shown a decline trend from 5.57 lakh in December 2022 to 5.45 lakh in September 23. Who is a consumer? Consumer कौन है, तो under the Consumer Protection Act CPA 2019, a consumer is a person who buy any good or avail service for a consideration which has been paid or promoted, a partly paid and partly promised, or under any scheme or deferred payment. It applies to both offline and online transaction through electronic means or by teleshopping or direct selling of multi-level markets. However, any person who obtains goods or avails service for resale or commercial purposes is not treated as a consumer and is outside the scope of CPA 2019. Measures taken for consumer protection in India. Consumer Protection Act CPA 2019. It provides for the Central Consumer Protection Authority CCPA, Consumer Protection Jurisdiction of District Commission, State Commission, and National Commission Rule 2021 to provide simple, speedy, and inexpensive redressal of consumer disputes. CPA 2019 envisages three-tier quasi-judicial mechanism at national, state, and district level. CONFONET project. It stands for Computerization and Computer Networking of Consumer Fora in country. It was implemented in the backdrop of CPA 1986. It aimed to improve operational efficiency, coordination, accessibility, and spread in judicial administration, and to set information communication technology (ICT) infrastructure at Consumer Redressal Commission all over India. Integrated Grievances Redressal Mechanism INGRAM portal. It was developed under the aegis of the Department of Consumer Affairs to create awareness, advise, and redress consumer grievances and act as a central registry for logging consumer grievances. E-Dikshit portal. It provides a hassle-free, speedy, and inexpensive facility to consumer and the country to convincingly approach the relevant consumer forum, dispensing the need to travel and buy physical present. Certification markers क्या है, तो it to protect and sensitize consumer regarding quality standards. राइट ऑफ ए कंज्यूमर एज गिवन बाई CPA. कौन कौन सा राइट्स है, तो राइट टू फाइंड इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. दूसरा है राइट टू सेफ्टी. तीसरा है द राइट टू बी हेयर्ड. चौथा है द राइट टू चूज. और पांचवा है द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. और नेक्स्ट टॉपिक इज गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर. तो ये न्यूज़ में क्यों रहा? द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI हैज़ रिलीज द कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर influencer advertising in digital media.
मोर इन न्यूज़ में क्या है, तो दीज गाइडलाइंस आर एन एक्सटेंशन ऑफ द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट and endorsement for misleading advertisement 2022. Department of Consumer Affairs Ministry will actively monitor and enforce these guidelines. Influence found to be a violation of new guidelines could face penalties under the Consumer Protection Act 2019. की प्रोविजन फॉर सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्या है, तो गाइडलाइंस फॉर ऑल डिस्क्लोजर ऑल मटेरियल इन कनेक्शन सच एज मॉनेटरी और अदर compensation free products between the advertiser and the influencer. It must be upfront and prominent so that it is not missed by an average consumer. Terms include advertisements, sponsored collaboration and paid promotion can be used, which must be indicated as a hashtag or headline text. Due diligence. Endorsers are encouraged to conduct a thorough review and ensure they are in a position to substantiate the claim made in the advertisement. They must use or experience a product or service before endorsement. Influencer must refrain from making false, misleading, and exaggerated claim. For health influencer, disclosure certification. Endorsers must disclose that they are certified health, fitness expert and medical practitioners. Disclaimer क्या होगा, तो endorser must ensure that the audience understand that their endorsement should not be seen as a substitute for professional medical advice. For influencer क्या हो जाएगा, तो registration can offer investment related advice which subjects like banking, financial service and insurance BFSI only after registering with the Securities and Exchange Board of India SEBI. Other financial influencer must also possess approach credentials such as a license from the Insurance Regulatory and Department Authority of India IRDAI. Guidelines for the prevention of misleading advertisement and endorsement from misleading advertisement 2022 की प्रोविजन ऑफ गाइडलाइंस क्या है, तो प्रोहिबिट surrogate advertisement. No surrogate advertisement like alcohol brands advertising for soda or music shall be made for goods or services whose advertising is prohibited or restricted. Prohibit targeting children. Advertisement that take advantage of children inexperience have been prohibited. Penalties में क्या हो जाएगा, तो violations may lead to penalties under the Consumer Protection Act 2019 and other relevant provisions of the law. CCPA can impose a penalty of up to rupees 10 lakh on manufacturer, advertiser and endorser. For subsequent offence, a penalty can go up to rupees 50 lakh. अगला टॉपिक है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेन डीलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली इट वॉज रिपोर्टेड दैट द स्टेट हैज़ रिजेक्टेड नियरली 40% ऑफ द लैंड क्लेम अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट. अबाउट फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 क्या है, तो इट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स as of the forest dwelling tribal communities FDST and other traditional forest dwellers OTFD to forest resources. Type of rights under section 3 of FRA Act क्या, तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट IFR, राइट टू होल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट लैंड अंडर द इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ हैबिटेशन और सेल्फ कल्टिवेशन फॉर लाइवलीहुड. Community forest rights CFR seeks to restore all customary and traditional rights of forest dwellers community. It will be within the traditional or consumery boundaries of the village irrespective of the ownership, classification and size of forest. Community forest resource management rights of ownership across to collect, use and dispose minor forest produce which has been traditionally collected within or outside village boundaries. Nodal agency for implementation क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट UT एडमिनिस्ट्रेशन. रोल ऑफ ग्राम सभा, it is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest right or both. लैंड टाइटल्स क्या हो जाएगा, द एक्ट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली और कम्युनिटी ऑन द लैंड, हाउएवर claims should not exceed more than 4 hectares.
The land title given under the FRA is legal title. Land rights conferred by the Act were heritable, Section 4, Clause 4 of FRA, but not transferable or alienable. Diversion of forest land for local development rights, establishment of school, dispensaries or hospital, आंगनवाड़ी centers, etc. प्रोटेक्टेड एरिया में क्या हो जाएगा, तो FRA इज एप्लीकेबल इन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व. एक्ट इज important to protect the right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity. 3 tier अप्रूवल प्रोसेस क्या है इसका, तो देख लेते हैं. ग्राम सभा is the primary authority for initiating the whole process by receiving and verifying the claims. Aggravated person from the resolution of Gram Sabha may file a petition to the subdivision level community SDLC. Any person aggravated by the decision of the SDLC may file a petition to the district level community DLC. Decision of the DLC on the record of forest rights shall be final and binding. यहाँ पे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड रिलेटेड टू ट्राइब क्या है, तो देख लेते हैं. सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ FRA रिकॉग्नाइजेज द राइट of the forest dwelling tribal community FDSTs and other traditional forest dwellers OTFDs to hold and live in the forest land for habitation or for self cultivation for livelihood. Article 244 related to scheduled areas. Important judicial pronouncement related to the tribe कौन सा है, तो ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट ग्राम सभा ऑफ रीजन विल डिसाइड अबाउट द प्रोटेक्शन. नेक्स्ट है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कौन कौन सा है, तो पहला है ई गवर्नड स्टेट. केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल ई गवर्नड स्टेट इन इंडिया. इट हैज़ डिसाइज्ड अ रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट and transparent delivery to its citizen. E-governance meaning electronic governance is using ICTs such as wide area network, the internet and mobile computing for the purpose of enhancing governance. Initiative of Kerala क्या है, तो Kerala Fiber Optic Network KFON project which has made internet access a citizen's right. E-Savanam single portal for 900 public service to तालुका लेवल ऑफिसर. अगला है डिमार्केशन ऑफ रोल ऑफ MCA एंड मैत्री. सेंटर हैज़ डिमार्केटेड द रोल ऑफ बोथ मिनिस्ट्रीज टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ duplicacy of regulations on digital market. India's digital market is expected to touch 1 trillion by 2025-26. The Ministry of Corporate Affairs MCA would be the nodal ministry to look into all the competition issued in the digital market. Ministry of Information Technology Maitri will look into sector specific issues. The government is working toward introducing legislation including Digital India Act and Digital Competition Law for regulating various facts of the digital market in India. अगला पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स PDI. Recently, it is released by the Union Minister of Panchayati Raj. It provides a matrix of monitor and evaluate the process of panchayat through the sources achieved by them. It ranks panchayat on the basis of a score and categorizes them into 4 grades. ग्रेड इंक्लूड कौन कौन सा, तो ए हो जाएगा 75 to 90%, बी हो जाएगा 60 to 75%, सी हो जाएगा 40 to 60% और डी हो जाएगा अंडर 40%. अगला है AAINA डाटाबेस फॉर सिटीज़. मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर लॉन्च्ड AINA database for cities portal. It will provide information on status and progress of cities on 5 broad thematic area. Digital India Corporation DIC will provide hand-holding to ULBs state in the data submission process. DIC provides strategic support to ministries, departments for carrying forward Digital India mission. 5 ब्रॉड पिलर ऑफ AINA डाटाबेस फॉर सिटीज़ क्या है, पहला पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड इज फाइनेंस, थर्ड इज प्लानिंग एंड फोर्थ इज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट एंड फिफ्थ इज डिलीवरी ऑन बेसिक सर्विसेज. अगला गाइडलाइंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट. इट इज इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. की प्रोविजन ऑफ गाइडलाइंस क्या है, तो अवार्ड गिवन बाय प्राइवेट बॉडीज
or organization may be accepted only with prior approval of competent authority. Competent authority would be secretary of the concerned minister या department. Competent authority may grant approval subject to the following conditions. पहला, award should not have any monetary components और दूसरा है credentials of private bodies should be trustworthy. अगला है नेक्स्ट है आर्टिकल 311 Clause 2 Subclause C. Recently, Jammu and Kashmir government terminated 4 government employees under Article 311 Clause 2 Subclause C for being a threat to the security of the state. Article 311 Clause 1. It provides that no civil servant under union or state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. Article 311 Clause 2. It provides that no civil servant shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has given informed of the charge against him and given a reasonable opportunity for being heard. Article 311 Clause 2 Subclause C. It allows the government to terminate employees without ordering any inquiry or giving them an opportunity to explain their position if the president or the governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expended to hold such inquiry. और यहाँ पे हमारा यह पूरा का पूरा बुक खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सारे वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसे जाइए जरूर चेक कीजिए। और इसी के साथ हम बाजीराव एंड रवि का भी करंट अफेयर कर रहे हैं, जो कि पूरा 1 साल का कंपारिजन है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। और इसी के साथ आने वाले और भी जितने भी PT 365 होने वाले, जैसे साइंस एंड टेक पे आएंगे, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी पे आएंगे, आर्ट एंड कल्चर, सब पे हम लोग करने वाले इसी तरह से डिस्कशन। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का UPSC प्री देने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग रिवीजन करें, जितना ज़्यादा रिवाइज करिए उतना ही अच्छा आप लोग का क्लियर होगा और उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में कोई नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।